जय हिंद साथियों। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम भी बेहतरीन हो रहा होगा। कल 27 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के 3 शिफ्ट संपन्न हो चुके हैं और आज 28 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ का एक शिफ्ट पूरा हो चुका है। कल से आज तक के साइंस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लिए हैं, उसके बारे में डिटेल चर्चा किए हैं और प्लस उससे संभावित क्वेश्चन आगे वाले शिफ्टों में क्या आ सकते हैं उसको भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके अगले शिफ्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, यहाँ पर पूछा गया था साइक्रीन के बारे में। तो यहाँ पर साइक्रीन का दूसरा नाम पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर हम साइक्रीन की डिटेल पढ़ेंगे। तो साइक्रीन का दूसरा नाम पूछा गया था, तो इसे आर्थोसल्फो बेंजीमाइड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? आर्थोसल्फो बेंजीमाइड। क्लियर? ये जो साइक्रीन है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। इसको साइक्रीन को 1879 में लैब में बनाया गया था, ठीक है। और यह जो है पहला आर्टिफिशियल स्वीटेनिंग एजेंट था। मतलब जो आप चीनी जानते हैं, मीठा जानते हैं, जनरली चीनी जो हम प्राप्त करते हैं वो शुगर केन अर्थात गन्ना से प्राप्त करते हैं। और किससे प्राप्त करते हैं? गन्ने से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहली बार आर्टिफिशियल लैब में बनाया गया था, ठीक है। तो ये पहला आर्टिफिशियल स्वीटेनिंग एजेंट था। अब इसके बाद इसके बारे में क्या बात करते हैं। वास्तव में ये चीनी नहीं है, ये लैब में बनाया गया है। अब देखिए, जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनको चीनी मना होता है, तो जो डायबिटीज वाले मरीज होते हैं उनको यह दिया जाता है और उनके लिए यह रामबाण की तरह काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। इसकी लैब में 1879 में खोज हुआ था और यह चीनी या गन्ना से 550 गुना अधिक मीठा होता है। आप कल्पना भी इतना नहीं कर सकते, 550 गुना अधिक मीठा होता है, ठीक है। और यह जो है यूरिन से बाहर निकल जाता है अनचेंज्ड होके। मतलब स्वाद तो मीठा लगेगा, लेकिन जैसे है वैसे ही ये बाहर निकल जाता है, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो यह डायबिटीज़ की बीमारियों को दिया जाता है। तो जब इसकी खोज हुई थी तो डायबिटीज़ के बीमारियों में एक लहर सी दौड़ गई थी। जनरली आप देखते होंगे जिनको जो है शुगर है, सामान्यतः उनको क्या होता है, चाय पीते हैं उसमें चीनी की डालने की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं डालना है, तो उनके लिए इसका प्रयोग होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये नाम पूछा गया है। अगले शिफ्ट में आपको ये पूछा जा सकता है कि ये कब बनाया गया था, चीनी से कितना गुना अधिक मीठा होता है, यह यूरिन से बाहर निकलता है, जैसे होता है अनचेंज्ड ही बाहर निकल जाता है, और यह डायबिटीज वाले व्यक्तियों के लिए रामबाण साबित होता है। चलिए और देख लेते हैं क्या पूछा गया है। दूसरा पूछा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। अब ऑप्शन में जो है सॉफ्ट आयरन दिया गया था, जिसको नर्म लोहा कहते हैं, ठीक है। इसको बनाने के लिए केवल नर्म लोहा ही नहीं, और इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। स्टेनलेस स्टील का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको बनाने के लिए सिल्वर का भी प्रयोग करते हैं, निकल का भी प्रयोग करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, सिल्वर और निकल का प्रयोग किया जाता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। यह जो है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर का सप्लाई देने के लिए होता है और यह मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात जब इलेक्ट्रिक पावर का सप्लाई दिया जाता है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वह मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। मैग्नेट का मतलब चुंबक में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब इसमें इलेक्ट्रिक पावर दिया जाएगा तो चुंबक वाला कार्य करेगा, मतलब जो भी मेटालिक चीज़ है उनको अपनी तरफ खींचेगा। और जब इलेक्ट्रिक पावर बंद कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, अर्थात इसके चुंबक वाले गुण खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा, इसका प्रयोग कहाँ होता है। फैक्ट्री में मेटल आते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ट्रकों में लद लद के मेटल आते हैं। तो ट्रकों में जो मेटेलिक पदार्थ होते हैं, अब वो ऐसे पदार्थ होते हैं, इस प्रकार से कटे फिटे होते हैं कि यदि मजदूर इंसान हाथ से उठाए तो उसके हाथ में दिक्कत हो सकती है। और कुछ और का हम प्रयोग करते हैं तो ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं कि उनको पकड़ के आसानी से उठाना कठिन होता है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। तो किया क्या जाता है, एक बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है,
उसको उस ट्रक में डाला जाता है और उसमें इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की जाती है। जैसे ही इलेक्ट्रिक पावर जाता है वो क्या करता है, उसको चिपका लेता है, चुंबक की भांति कार्य करता है, उसको ऊपर उठाया जाता है, फिर बाहर लाके इलेक्ट्रिक पावर को बंद किया जाता है और जैसे इलेक्ट्रिक पावर बंद होता है वो सभी मेटेलिक पदार्थों को छोड़ देता है। तो यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और ट्रक से मेटेलिक पदार्थों को आसानी से उतार लिया जाता है। क्लियर है? चलिए और बात करते हैं क्या इसमें पूछा गया है साइंस में। अगला यहाँ पर पूछा गया है मूल राशियाँ पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में इससे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसके बारे में हम डिटेल चर्चा कर ही लेते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो देखिए ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल होते हैं 7, ठीक है। इनकी खोज 1960 में किया गया था। कहाँ पर? पेरिस में खोजा गया था, ठीक है। इनका यूनिट जो होता है उसे एसआई कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। 1960 में पेरिस में इनको खोजा गया था। ये मूल राशियां हैं। 6 खोजा गया था, लेकिन जो 7वां है मोल, इसको 10 साल के बाद 1970 में खोजा गया था। तो सभी के हम नाम और मात्रक जरूर याद कर लें। यहाँ पहला दिया है लंबाई। लंबाई का मीटर होता है, इसको एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है ये पूरे दुनिया में मान्य होता है। दूसरा यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान। द्रव्यमान को जो है इसका यूनिट किलोग्राम होता है और इसका केजी होता है संकेत। अगला दिया है समय। समय का सेकंड होता है, इसका संकेत यस होता है। अगला है विद्युत धारा। इसका एम्पियर होता है और इसका संकेत ए होता है। और अगला दिया गया है ताप। ताप का केल्विन होता है और के से इसको डिनोट करते हैं। अगला है ज्योति तीव्रता। इसका यूनिट कैंडेला होता है, इसको सीडी से डिनोट करते हैं। अगला होता है पदार्थ का परिमाण। इसका मोल होता है और MOL से करते हैं, ठीक है। तो 6 1960 में खोजा गया था पेरिस में और 7वां जो मोल है 1970 में खोजा गया, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो पक्का ही है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट पूछा जा रहा है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया है। तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 30 डिग्री। मेल्टिंग पॉइंट देखिए 2 पॉइंट होते हैं। एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, और एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग का मतलब गलना और मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। जैसे अगर हम पानी की बात करें तो ये भी एग्जाम में आपके इसी में पूछा गया है। पानी का सबसे अधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी होता है वो जमना शुरू हो जाता है, जिसको उसका क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है क्या होता है, बॉइलिंग होना शुरू होता है, ठीक है, जिसको उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट गैलियम का दिया है 30 डिग्री होता है। अब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अच्छा यहाँ सीजियम दिया गया है, इसका भी 28 डिग्री होता है। और इन दोनों के लिए कहा जाता है कि अगर मनुष्य की हथेली पर इनको रख दिया जाए तो ये पिघल जाएंगे, पिघलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पिघलने की प्रक्रिया 28 से 30 डिग्री पे शुरू होती है और एक सामान्य मनुष्य का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जैसे ही आप हाथ पर गैलियम और सीजियम को रखेंगे तो ये जो है पिघलना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा और जो है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। लोहा 1538 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको अवश्य रट के जाइएगा। शीशा का 327 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है। पारा का 38 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है। टिन का 231 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कापर का 1085 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एल्युमिनियम का 660 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सोना का 1064 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और चांदी का 361 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो एग्जाम से जाने से पहले इन सभी को अवश्य रट के जाएं, 1 नंबर पक्का आने वाला है। बात करते हैं आगे। इम्पल्स की बात किया गया है, इसमें पूछा गया था। इम्पल्स को हिंदी में कहते हैं आवेग। इम्पल्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इम्पल्स का मतलब ये होता है, आवेग ये होता है कि जब किसी चीज पे बल बहुत बड़ा बल हो और समय जो है क्या हो, कम हो, ठीक है। बल बहुत ज्यादा हो, समय बहुत कम हो, तो उसे कहते हैं आवेग, इम्पल्स। जैसे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप हम आपको बताते हैं, आपका किसी से बवाल हो गया, आप हो गए हाइपर, मूड हो गया ऑफ, गुस्सा हो गए, खींच के मार दिए एक तमाचा। और गाना भी सुने होंगे, ही हंस दे ले, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही एक तमाचा खींच के मारेंगे
तो यहाँ पर आप बल बहुत तेज लगा रहे हैं, लेकिन कुछ ही समय के लिए वो गिरेगा धड़ाक से। ठीक है, तो इसका उदाहरण तमाचा किसी को मारना, कुल्हाड़ी। अब ये गांव के लोगों के लिए है, शहर वाले एडवांस लोगों के लिए नहीं है। गांव में अब तो ज़माना बदल गया है, गैस आ गया है, लेकिन पहले लोग गांव में जो है चूल्ही कहते हैं, चूल्ही, उस पे जो है लोग खाना बनाते थे लकड़ी लगाकर, लकड़ी को जलाकर। तो गांव के जो व्यक्ति होते थे वो कुल्हाड़ी उठाते थे और लकड़ी के बड़े बड़े जो बोटे होते थे उनको कुल्हाड़ी से तेजी से मार के चीरते थे। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए बल बहुत तेज लगाएं, लेकिन कुछ ही सेकंड के लिए लगाएं। ठीक है, तीसरा उदाहरण देख, कैच होता है। जब क्रिकेट खिलाड़ी खेलता है तो कैच करता है। अब वहाँ पर गेंद ऊपर से आती है, हाथ को अगर वो पीछे नहीं खींचता है तो उस समय अचानक उसको तेजी से चोट लगेगा और बाल उछल जाएगा थोड़े ही समय के लिए। तो ये तीसरा इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, तो क्या आप समझे, बल बहुत ज़्यादा हो लेकिन कुछ ही समय के लिए, अर्थात टाइम कम हो, उसे कहते हैं इम्पल्स, आवेग। इम्पल्स का उल्टा होता है संवेग। ठीक है, जिसको मोमेंटम कहा जाता है। तो आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। ठीक है, अब जैसे अभी हमने बाल का उदाहरण दिया है, तो जब क्रिकेटर बाल कैच करता है तो अगर हाथ को पीछे ना खींचे, ध्यान से सुनिएगा, तो उस समय बल उस पर बहुत ज़्यादा चोट लगेगा और समय कम रहेगा, तुरंत उछल जाएगा। लेकिन जब उसको पीछे खींचेगा तो अब बल उसका कम हो जाएगा, उसको चोट कम लगेगा, समय तो बढ़ रहा है, इतना टाइम अगर पीछे खींचेगा समय तो बढ़ रहा है, तो समय ज़्यादा हो गया। अर्थात यहाँ पर समय ज़्यादा हो गया, बल कम हो गया, आसानी से कैच जो है क्रिकेटर कर लेगा। ठीक है, इसके फार्मूले की बात करें तो इम्पल्स का जो फार्मूला आवेग का होता है F/T होता है, अर्थात बल गुणे समय होता है। इसकी इकाई, बल की इकाई न्यूटन और टाइम की इकाई सेकंड, तो इसकी इकाई हो जाएगी न्यूटन सेकंड। और इसका बीमा इस समय पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो नोट कर लीजिए, m पे पावर 1, l पे पावर 1 और t पे पावर -1 होता है। ठीक है, तो संवेग घटाने से आवेग घटेगा। संवेग की फार्मूला की बात कर लेते हैं, तो P बराबर क्या होता है, m/v होता है। चलिए आगे और क्या पूछा गया। अच्छा, ये उदाहरण तो हमने आपको बता ही दिया कैसे कैसे क्या होता है, पीछे जो है खींचता है। ठीक है, अगला और बात कर लेते हैं, कैटियानिक की बात किया है, तो सबसे पहले हम डिटर्जेंट की बात कर लेते हैं। डिटर्जेंट पूछा गया है, डिटर्जेंट का ही टाइप होता है कैटियानिक। ध्यान से सुनिएगा, डिटर्जेंट क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अपमार्जक। डिटर्जेंट की परिभाषा ये होती है, लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण को अपमार्जक कहते हैं। तो ये डिटर्जेंट की परिभाषा दिया गया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, डिटर्जेंट का यूज कहाँ होता है, सामान्यतः कपड़ों की सफाई के लिए होता है। आपके घरों में जो है, आप जनरली गांव के लोग बोलते हैं कि कपड़ा हवा साबुन ले आया हुआ। ठीक है, तो कपड़ों की सफाई के लिए हम डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम आपको बताएं, निरमा, आप सुने होंगे वॉशिंग पाउडर निरमा, डिटर्जेंट किया निरमा। ठीक है, दूध से सफ़ेदी सबकी पसंद निरमा। इसके बाद घड़ी दिया है, घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी भी हो गया। ठीक है, और अगला सर्फ एक्सल। ठीक है, तो इस समय तो सर्फ एक्सल का ज़माना चल रहा है, एरियल का ज़माना चल रहा है, टाइड का ज़माना चल रहा है, चौंक गए ना। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण है डिटर्जेंट की। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं डिटर्जेंट के टाइप की, तो इसी में एक होता है डिटर्जेंट का कैटियानिक टाइप होता है। ठीक है, तो कैटियानिक टाइप यहाँ पर पूछा गया है। जो कैटियानिक जो टाइप होता है डिटर्जेंट के प्रकार में, तो उसमें आता है सेटाइल, ट्रीमेथाइल और अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, सेटाइल, ट्रीमेथाइल और अमोनियम ब्रोमाइड इसके उदाहरण हैं। ठीक है, सेटाइल ट्रीमेथाइल का जो है जर्म्स को किल, मतलब जो कीटाणु होते हैं उनके मारने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। और सेटाइल ट्रीमेथाइल जो है हेयर कंडीशनर में भी प्रयोग किए जाते हैं। अमोनियम ब्रोमाइड भी दिया गया है। और ये जो कैटियानिक होते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है, यहाँ पर फैराडे का नियम पूछा गया, माइकल फैराडे लॉ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसकी खोज 1831 में की गई थी। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि इनका डेफिनेशन क्या था, जब दो चुंबक बल रेखाओं के बीच कोई कंडक्टर कॉपर का कॉइल उसको काटेगा, अर्थात उसके बीच में घूमेगा, तो कॉइल के अंदर खुद ब खुद बिजली पैदा हो जाएगी। अर्थात इन्होंने चुंबक से बिजली बनाना सीखा था। मतलब दो साइड से हम चुंबक लगा दिए, बीच में जो है कोई कंडक्टर या कॉपर का कॉइल है, उसको तेजी से घुमाएं तो वहाँ पर बिजली उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है, घुमाने से, जैसे जनरेटर होता है। ठीक है, तो इन्होंने दो नियम भी दिए थे, तो ये फैराडे के नियम भी इसमें पूछे जा रहे हैं। तो ये साइंस के हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। डिटेल चर्चा किए, एक बार इनका रिवीजन करके अवश्य जाएं। चलिए जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।